बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अहम खबर से करेंगे। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने अपनी नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। इस मौके पर आपको बताएं कि अलीम खान ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे होकर जहांगीर तरीन की क़यादत में इस जद्दोजहद में हिस्सा डालेंगे। जबकि जहांगीर तरीन का ये कहना था कि आज हम एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना रहे हैं। सियासत में आने का मेरा एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। मैं रिवायती सियासतदान तो नहीं, सियासत में मैं बहुत लेट आया हूँ। पाकिस्तान में इस्लाहात लाना हमारा बुनियादी मंशूर था। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका, जिससे बददिली फैलने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमिर कयानी, महमूद मौलवी, जयप्रकाश, मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान भी शामिल होंगी। अभी तक इस पार्टी के नाम का और क़याम का ऐलान किया गया है, लेकिन वर्कर्स को क्या ओहदे दिए जाएंगे उसका ऐलान नहीं किया गया। लेकिन हमारा जो आज का बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जहांगीर खान तरीन की ये नई पार्टी इलेक्शन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं, ये हम सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ होंगी, आप भी सीनियर एनालिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन हैं, आपको भी खुशामदीद। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब इकोनॉमिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। क्या समझते हैं आप, क्या जहांगीर खान तरीन की ये जो नई पार्टी जिसका ऐलान कर दिया गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये इलेक्शन में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर पाएगी? देखिए, बुनियादी तौर पर जो इमरान खान ने कामयाबी हासिल की वो जहांगीर तरीन की मरहून मिन्नत थी। उनके मशवरे से उन्होंने इलेक्टेबल्स को चूज़ किया जी। अब अगर जहांगीर तरीन उसी फार्मूले पर जाते हैं कि वो इलेक्टेबल पे जाएं, तो ऐन मुमकिन है कि जो लियाकतपुर से जो आदमी जीते थे और जिन्होंने बाद में वोट नहीं दिया, वो ऐसे लोग तो जीत जाएंगे लेकिन जो दूसरे लोग जो हैं, जो तब्दीली आई है, इनकलाब आया है पंजाब में, क्योंकि पहले जो कुछ भी होता रहा है दूसरे सूबा जात में होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो बेदारी पैदा हुई है और ख़ुसूसन जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें जो इमरान खान के लिए जो गुंजाइश पैदा हुई है, उसकी वजह से कुछ मुश्किलात उनको ज़रूर दरपेश होंगी। इलेक्टेबल्स चेंज हो जाएंगे, जो कि सूरत हाल पहले ये थी कि जो एक तयशुदा बात थी, उसमें आपको याद होगा कि एक जब इलेक्शन हुआ था जो साउथ पंजाब का, उसमें यकीनी था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, क्योंकि उनके सारे जो सरबराहान थे, जो सारे जो अहम किरदार थे, वो सब के सब मुस्लिम लीग नून के साथ थे। वो सीट का यकीनी तौर पर हम सब लोग ऐलान कर चुके थे अपने टीवी पर, अपने प्रोग्रामों में, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए। उसकी वजह ये बताई गई कि ख़वातीन ने और नौजवानों ने अपने वालिदैन का हुक्म नहीं माना, ख़वातीन ने अपने शौहरों का हुक्म नहीं माना और इमरान को वोट दे दिए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये मंजरनामा बनता है और इमरान खान इलेक्शन में खड़े रहते हैं, तो फिर ऐन मुमकिन है कि मैंने जो आपके सवाल का अब सीधा जवाब ये है कि ये वो रिज़ल्ट नहीं ला सकेंगे जो इमरान खान के लिए उन्होंने ला के दिए थे। उन्होंने ये मशवरा दिया था, एक प्रोग्राम में हम बताया कि मैंने उनको मशवरा दिया था कि अगर आप जीतना चाहते हैं इलेक्शन के अंदर और अगर आप चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बने, तो फिर इलेक्टेबल्स जो तयशुदा एक इलाके के मशहूर लोग होते हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें। तो इमरान खान उनके कहने पर चले और बहुत से लोग जो लाए दूसरे, जैसे कि आपने इमरान इस्माइल, अली जैदी वगैरह थे, ये अननोन लोग थे। इनको इमरान इस्माइल को उन्होंने बना दिया गवर्नर। ये जमा करते थे इमरान खान के लिए, शौकत खानम के लिए चंदा अमेरिका के अंदर, और अली जैदी जो है वो भी अननोन लोग थे। अलबत्ता फवाद चौधरी जो है वो मीडिया में भी थे और दूसरे मामले में थे। आमिर कयानी पुराने इनके साथी हैं। तो अब बाकी जो लोग हैं वो इतने अहम नहीं हैं सही जितने के ये बात है। तो अब मसला ये है, देखना पड़ेगा कि जो चेंज आई है, जो चेंज हुआ है, जो अर्जी हालात में और लोगों के ख्यालात में,
उसमें जो थोड़ा बहुत इनकलाबियत आई है पंजाब के अंदर, जो अमूमन नहीं आती थी इससे पहले, क्योंकि जब हम लोग तहरीक चलाया करते थे कराची में तो फिर ये पंजाब गायब होता था, तो बंगाल साथ होता था, बंगाल पहले जाता था, फिर हम उठते थे, फिर उसके बाद में 6-7 महीने बाद में लाहौर उठता था। साहब आपका पॉइंट आ गया। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि इलेक्शन में ये पार्टी जो नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है कोई खातिर ख्वाह नताइज लेकर सामने आएगी? सना, आपको क्या लगता है, क्या ये पुराने चेहरे अवामी मसाइल और अवामी वोट, अवाम का एतमाद हासिल कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया हम आपका। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के शो को आपको मिर्जाज ओपिनियन रखना चाहिए। आज तो आपने सारे मिर्जा जमा कर लिए हैं। ऑन द लाइटर साइड, जहां तक आपके सवाल की बात है तो आई गेस मेरा ख्याल ये है कि जो नई पार्टी बनने जा रही है ऑब्वियसली इससे बनना ही था, क्योंकि जब भी कोई ऐसी पार्टी जिसको हुकूमत से निकाला चाहता है, चाहे वजूहात जो भी रही हो, लेकिन उसके टुकड़े इसी तरह किए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी यही होता रहा, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही हुआ, मुस्लिम लीग काफ के साथ भी यही हुआ, इवन ये कि MQM से भी PSP और दीगर जमातें निकाली गई। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब और उनकी पार्टी को इस फेज से इन एनी केस गुजरना जरूरी था, और सही मायनों में उनको अब सही और गलत की पहचान भी हो जाएगी। लेकिन जहां तक अभी नुसरत मिर्जा साहब बात कर रहे थे कि खान साहब अगर खड़े होते हैं और उनके लोग खड़े होते हैं, तो ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है कि खान साहब ने इलेक्टेबल्स भी लिए, लेकिन कई ऐसे लोग थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी और दीगर लोग थे जो कि इलेक्टेबल्स थे लेकिन वो हार गए थे, और कई ऐसे लोग थे जो कि नामालूम थे और खान साहब ने उनको मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के तहत टिकट्स दिए और वो लोग कामयाब हो गए थे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की वजह से। तो मेरा ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन साहब क्योंकि हमेशा से इलेक्टेबल्स की ही सियासत करते रहे हैं और इलेक्टेबल्स जमा करने में जहांगीर तरीन साहब का बड़ा हाथ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जरूरत थी, तो अभी भी खान साहब के हवाले से जहांगीर तरीन साहब अभी यही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए ये होगा कि आया जहांगीर तरीन साहब, जिनका सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त पंजाब नजर आ रहा है और जुनूबी पंजाब में बड़ी हद तक वो बहुत होमवर्क कर भी चुके हैं, तो असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है उसके दरमियान होगा। इससे नून लीग किस हद तक फायदा उठाती है ये भी देखने से ताल्लुक रखता होगा। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि पंजाब में फोकस जरूर है, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। JUIF ने वहां पर बड़ी इनको टफ टाइम दिया है, पिछले कुछ अरसे में उन्होंने वहां से दोबारा रिवाइव किया है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये भी देखना होगा कि जहांगीर तरीन साहब KPK से किन लोगों को लेते हैं अपनी पार्टी में। अच्छा, KPK का आपने जिक्र किया तो कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि परवेज खट्टर साहब ने भी अपनी एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश की है या वो कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में, वो भी ऐलान कर सकते हैं, तो मतलब मजीद धड़ाबंदी भी होगी? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद परवेज खटक साहब इनके साथ जरूर शामिल हो, क्योंकि परवेज खटक साहब की कुछ नाराजगियां थी माजी की जो कि इमरान खान साहब के साथ रही थी, लेकिन दीगर जो लोग हैं, अजमल वजीर साहब या इस किस्म के दीगर जो लोग जो खान साहब के साथ भी रहे हैं, उनके बारे में ये इत्तलात हैं कि वो ऑलरेडी इनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद परवेज खटक साहब भी इनकी पार्टी में ही शामिल होंगे, बजाय इसके कि वो एक नई पार्टी की बुनियाद रखें। तो असल जो इनके वोट बैंक को धचका लगना है मेरी नजर में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK में लग सकता है, क्योंकि KPK में वो कंसेक्यूटिव 2 मर्तबा इख्तिदार में आए हैं। और ऑब्वियसली खान साहब का अभी जो आने वाला हफ्ता है और ये जो रनिंग वीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बड़े रूमर्स है। अगर वो इस हफ्ते गिरफ्तार नहीं होते तो मेरा ख्याल है जो अगले 2 हफ्ते हैं वो उनकी अरेस्ट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं तो जो उनका वोटर है, एक ऐसा वोटर भी है जो कि जिसे कहना चाहिए एक मिडिल क्लास वोटर है, जो कि इस वक्त हमें साइलेंट नजर आता है, वो वोटर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है ये भी चीज देखने से ताल्लुक रखती होगी। और तीसरी और आखिरी बात कि हमें इसके ऊपर भी डिबेट करनी चाहिए कि वो इलेक्शन जो कि अक्टूबर में ऑफर किया जा रहा था PTI को कि आप टेबल के ऊपर आए और अक्टूबर में इलेक्शन करवाते हैं, इस वक्त वो अक्टूबर में होने वाला इलेक्शन भी हमें बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये भी आपका पॉइंट आ गया और यकीनन हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। इख्तियार साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। जब हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम को आने वाले वक्त में भी महंगाई का सामना दिखाई दे रहा है। महंगाई से निकलने के लिए ही 2018 को अगर हम डिस्कस करें तो लोगों ने इस बात को मद्देनजर रखा था कि हम चेंज चाहते हैं, हमारे मसाइल हल होंगे। आपको लगता है क्या इस वक्त हमारी आवाम इस पोजीशन में है कि वो एक और चेंज एक्सेप्ट करे? जी इख्तियार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि हम जब महंगाई की बात करते हैं, अवामी मसाइल की बात करते हैं, तो आवाम अपना जो है वो क्या वोट बैंक जो है इस तरफ लेकर आएगी? क्या एक नई पार्टी को या इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएगी आवाम इस हालात को देखते हुए? सर, आपकी जानिब आएंगे। नुसरत मिर्जा साहब, आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगी। नुसरत मिर्जा साहब, माजी में हमने देखा। जी 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 इख्तियार साहब, आप कंटिन्यू कीजिए।
आपने जो सवाल महंगाई पे और गरीब आवाम पे बात की है, जी जी, मैं चाह रहा था मैं पहले उसका जवाब दे दूं सर दे या दीजिए पहले प्लीज। ये नई सियासी जमात पे आप सुनना चाहेंगे? सर आपकी मर्जी है, आप फरमाइए। अच्छा देखिए, नई सियासी जमात का ये है कि अभी तो बहुत कबल वक्त है ये सवाल करना कि इसका जवाब देना कि ये नई सियासी जमात जो जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है वो कितने वोट हासिल कर पाएगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि आने वाले इंतखाबात में इमरान खान का क्या रोल रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो हालात हुए 9 मई के उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वगैरह स्टैब्लिश हो के नाअहल भी हो सकते हैं, सजा भी हो सकती है, और फिर अगर जो लोग उनके साथ बच गए उनके कितने स्पेंटर्स ग्रुप हैं, कौन उनके साथ हैं। सर अभी तो ये भी देखना है कि कल आने वाला बजट अवाम रिलीफ होगा भी या नहीं। जी, अब बजट पे मैं आपको बता दूं, देखिए हर साल यही कहा जाता है कि अवाम दोस्त बिजनेस फ्रेंडली बजट, लेकिन इस बार ये नहीं कहा जाएगा। वो इसलिए कि इस बार बजट बहुत मुश्किल हालात में बना है और IMF के कंसल्टेशन से उनकी शराइत को मानते हुए जो बजट प्रपोजल किया जाएगा। लेकिन आज जो आपके पास इकोनॉमिक सर्वे की फिगर आई है, जो रिपोर्ट आई है, वो सर इसको हम तफसीली आपसे ही कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अभी जो है मुझे नाज़रीन एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताएं कि आवाम इस हवाले से क्या कहती है कि क्या जहांगीर तरीन की पार्टी इलेक्शन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं। सिर्फ 5% को लगता है कि जी हाँ कामयाबी हासिल कर पाएंगी, जबकि 95% को ऐसा लगता है कि कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आएंगे। ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जाने, जिसमें हम कुछ जो है वो बजट के हवाले से डिस्कशन करना चाहेंगे। बजट से जिस तरह से आवाम को उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, शायद महंगाई में कमी होगी भी या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब हमें यकीनन कल मिलेगा। लेकिन आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, जबकि कर्ज़ों और महंगाई में इजाफे का एतराफ़ कर लिया है। उनका मज़ीद भी ये कहना है कि मईशत की गिरावट का अमल अब रुक चुका है और अब तरक्की के लिए काम हो रहा है। यकीनन ये बात खुशाइंद है। जबकि वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर राज़ी हो गई है। अब इसके हवाले से मज़ीद यही जानना रहता है कि क्या आने वाला जो बजट है वो आवाम दोस्त होगा, आवाम को उसमें कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं। मिर्ज़ा साहब आपसे आगाज़ करूँगी, क्या लगता है आपको, आवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा कल या एक बार फिर महंगाई बम गिरेगा? देखिए बात यह है कि जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा हमारे, तो इख्तियार बेग साहब ने, जी तो वो ये बजट आवाम बजट तो हो नहीं सकता। पहले ही बजट पर आवाम के ख़िलाफ़ जो है बजट दर बजट आ रहा है जी। एक बजट के बाद दूसरा, हर 15 दिन के बाद में आवाम के ऊपर बम गिराया जाता है, और इस दफ़ा मेरे ख्याल में कोई बड़ा बम जो है जो वो गिरा दिया जाएगा। और बहरहाल जो ये बात कह रहे हैं कि बजट का जो हुजूम होगा वो 14,500 अरब रुपए होने का इम्कान है, और 2023 के माली खसारा जो है 7.7 रखा है उन्होंने, फीसद रखा है जी। और अगले माली साल के टैक्स वसूली का हदफ जो है 9,200 अरब रखने का इम्कान है। नॉन टैक्स आमदनी की मद में 2,2800 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया गया है जी। ये कहा जा रहा है कि सब्सिडी का हजम जो है तकरीबन 1,300 अरब तजवीज़ किया गया है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी पावर के शोबे के लिए रखी गई है जो 976 रुपये होगी, 976 अरब रुपये होगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा बजट में दिफा के लिए 1,800 अरब रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। सही ज़राए ने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 430 अरब मुख्तस किए जाएंगे। अगली माली साल के लिए मजमूई तौर पर 2,500 अरब का तरक्याती बजट होगा। मजबूरी तरक्याती बजट का हजम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 4% ज़्यादा होगा। वफाकी तरक्याती बजट का हजम जो है वो 1,150 रुपये रखे गए। अब मैं जब यहाँ पर रुक जाता हूँ इसलिए कि ये तो बहुत तवील फहरिस्त है, तो मैं नहीं समझता कि तरक्याती बजट जो इन्होंने फिगर दिया है ये कभी भी हमारे यहाँ जब भी होता है सबसे पहले जो कट लगता है वो तरक्याती बजट पर लगता है। और इस वक्त भी जो बजट होगा वो मेरे ख्याल में कोई तरक्याती बजट नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि
जो 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 हमारे पे LPG है उसमें जो है काफ़ी उसमें पैदा बढ़ा रही है, 60 रुपये फ़ी लीटर की करने की तजवीज़ है और PDL से 870 रुपये का हासिल होगा। अब यदि मतलब पहले से ही बढ़ाए जा रहे हैं उस पर। अब जो बरामदात का हजम 28.70 अरब डॉलर रखा गया जा रहा है। सही। तो सूरत हाल जो है बहरहाल बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आती। अगरचे इसहाक डार साहब के बारे में तो ये भी कहा जा रहा था ना कि यदि डॉलर मैन आएगा तो डॉलर घट जाएगा। डॉलर तो 100 रुपये बढ़ गया, उससे भी ज़्यादा, और बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और बजट के बाद तो और बढ़ेगा। ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपको नहीं लगता कि आने वाला बजट आवाम दोस्त होगा या उसमें आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, बल्कि आपके मुताबिक एक महंगाई का बड़ा बम जो है आवाम के सर पर गिरा दिया जाएगा? सना, आपको क्या लगता है इस हवाले से? सना, आपको लगता है वफाकी हुकूमत आवाम दोस्त बजट पेश करेगी? जी हुमा, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि शायद इस मर्तबा पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस गवर्नमेंट के पास कि वो आवाम दोस्त बजट पेश कर सके, क्योंकि ये जो हमारा IMF से एग्रीमेंट होना था और इसमें बेतहाशा डिले आया है, इसकी एक वजह ये भी थी कि वो तमाम सहूलियात या फैसिलिटीज जो कि चाहती थी एक गवर्नमेंट देना, तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें IMF ने काफी हद तक हमारी खिंचाई भी की है और कुछ चीजों की बड़ी हद तक उन्होंने एश्योरेंसेस भी ली है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सब्सिडीज हैं वो सब्सिडीज विदाउट उनकी नोइंग के, उनकी नॉलेज के हम सब्सिडीज नहीं लगा सकते, अनएक्सपेक्टेडली हम सब्सिडीज नहीं दे सकते। फिर कुछ नए टैक्सेस भी उन्होंने कहे, जिसमें से कुछ टैक्सेस ऑलरेडी लग चुके हैं मिनी बजट में और कुछ नए लगने हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर भी हमने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के ऊपर भी उन्होंने काफी चीजों के ऊपर क्वेश्चन रेज किए हैं, और जिस तरीके से तरक्याती मंसूबों का भी मिर्जा साहब ने जिक्र किया, तो ऑब्वियसली हमें उसको भी कट करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि एक महदूद पैमाने पे बहुत ही एक मुश्किल फेज है इस गवर्नमेंट के लिए कि बजट ऐसा दे जो कि इलेक्शन के टाइम अवाम के सामने आप रखने के लिए आपके पास कुछ हो भी, और फिर ये कि IMF की कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए आप उसमें अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस भी ना करें। तो मेरा ख्याल ये है कि इसहाक डार साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन इस चैलेंज में एक साइट ऑफ रिलीफ उस वक्त हो सकती है जब अगर IMF से जो हमारा एग्रीमेंट अभी तक डिले है पिछले नवंबर से लेके अब तक, अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि उसने वैसे भी एंड ऑफ जून में एक्सपायर हो जाना है, तो अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो मेरा ख्याल ये है कि उससे एक ब्रीथिंग स्पेस पाकिस्तान की इकोनॉमी को मिल जाएगा। अदरवाइज जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट उन्होंने आज शेयर की है, मेरे ख्याल में बड़ी हद तक वो दुरुस्त है, और ये एक अच्छी चीज है कि उन्होंने जहां जहां उन्होंने कोताहियां की हैं गवर्नमेंट ने, या जहां डिफीट हुई है गवर्नमेंट को, उसमें कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन जिस सिनेरियो में PTI छोड़कर गई थी इकोनॉमी को, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो अवाम दोस्त बजट की बात की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये अवाम दोस्त होगा, ये एक मुश्किल बजट होगा जिसमें बड़ी सर्टेन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट को अवाम के लिए कुछ ना कुछ साइट ऑफ रिलीफ पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो सिर्फ कोशिश ही हो सकती है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सना, आपका भी पॉइंट आ गया है। इख्तियार साहब, आपको क्या लगता है, क्या अवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो सबको यही लग रहा है कि महंगाई मजीद इजाफा होने को जा रहा है और मजीद जो है वो आवाम मुश्किल में आ जाएगी। तो इस मौके पर इस जो है वो मुश्किल में आवाम के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ तो प्लान किया गया होगा ना? जी, इनके पास एक ही रिलीफ है जो आने वाले बजट में कल शायद वो अनाउंस हुआ, और वो है गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा। अब सवाल ये है कि हमारा मिनिमम अफरात ज़र, जिसको आसान लफ्जों में महंगाई कहते हैं, 30% से क्रॉस कर चुकी है। अब उसका मुकाबला करने के लिए कम से कम 30% तनख्वाहें तो बढ़े, लेकिन हुकूमत के पास इतना स्पेस नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 20% तक तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा मुतवक्के है, जो बहुत बड़ा आंसू पोंछने के मुतरादिफ होगा, और ये गरीब को किसी हद तक इस महंगाई का मुकाबला करने की सख्त और ताकत उसको मिलेगी। लेकिन माशी इंडिकेटर्स की जो परफॉर्मेंस है सब शोबे में वो मायूस कन रही है। एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन हुआ 12%, 31 अरब डॉलर होती थी 25 अरब डॉलर पे बहुत मुश्किल बंद होगी। रेमिटेंसेस में भी कमी हुई है, 32 अरब डॉलर तक होती थी, अब 22 अरब डॉलर पे उम्मीद है कि बंद होंगी। इंपोर्ट में भी कमी हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट को किसी हद तक कंट्रोल जरूर करा है, लेकिन बहरहाल करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट का खसारा जो है वो अलार्मिंग है, और वो एक तशवीश है IMF की। उसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतें जो होती हैं बड़ी दर्जे की,
उनमें 8% कमी हुई है, टेक्सटाइल में 27% प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में कमी हुई है, एग्रीकल्चर में भी 4% कमी हुई है, इंडस्ट्री, यानी हमारी माशी इंडिकेटर तमाम जो हैं वो तनज़ुली बता रहे हैं। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्लड आया था ये उसके बाइस है, वो आप टोपी किसी को किसी की पहना दें और कुछ भी कह दें, लेकिन ये हकीकत है कि मुल्क में सियासी इंतशार, अदम इस्तेकाम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से भी हमारी माशी कारकर्दगी, हमारी सरमायाकारी जो बाहर से रुक गई और हमारे जो डॉलर बॉन्ड्स की कीमतें कम हुई हैं, हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले हैं मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, उन्होंने भी हमारी रैंकिंग कम की है। ये तो हमारी अपनी कारकर्दगी है, उसको हम किसी दूसरे अभी आप बात कर रहे थे कि पेंशन्स में इजाफा शायद मुतवक्की है, लेकिन सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि इसको भी पेट्रोल प्राइसेस से मशरूत कर दिया गया है कि IMF की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ, इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे को जो 50 रुपए फी लीटर लगा हुआ है उसको बढ़ा के 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज दी है, और 10 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जब आप ज्यादा लेंगे तो आपको 800 कुछ बिलियन रुपीस इजाफी मिलेंगे, जबकि पेंशन और तनख्वाहों के 20% इजाफे से 780 अरब रुपए खर्चा होंगे। तो ये मोरलेस इन्होंने तो यही है कि आपने एक तरफ से बढ़ाया है तो दूसरी तरफ आप उनको दे रहे हैं। आपने बजट में कोई स्पेस नहीं दी, आपकी इनकम इतनी नहीं है, आपने उस इनकम से जो है इंसेंटिव्स और जो मराद जो है वो देने की सकत नहीं, बजट तवाजुन नहीं है, ये इम्बैलेंस बजट है। तो यही मैं आपको बार बार इस पे एम्फसाइज करूंगा कि बजट में कोई रिलीफ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। हमारे पास स्पेस ही नहीं है, और IMF की स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग इस बजट में है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 170 अरब रुपए का जो जिम्मी बजट आप लाए थे, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डेवलपमेंट लीवे 50 रुपए लगाया था, सेल टैक्स 17 से 18 कर दिया था, उसके 170 अरब रुपए इस बजट में जम करें और इन दोनों बजट को आप फाइनेंस बिल की शक्ल में पार्लियामेंट से अप्रूव कराएं। ठीक है सर, आपका भी पॉइंट आ गया है और हमारे तीनों मेहमानों को जैसे लगता है कि आवाम दोस्त बजट नहीं आने की उम्मीद है। इसी तरीके से ये देखते हैं कि आवाम को क्या लगता है। आवाम भी कोई खासा उम्मीद नहीं रखती है, 18% को सिर्फ लगता है कि शायद आवाम दोस्त बजट होगा, जबकि 82% को यही उम्मीद है कि आवाम दोस्त बजट पेश नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़े हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज का तीसरा टॉपिक भी बजट के हवाले से ही है। हम यही जानना चाहेंगे क्या आवाम दोस्त रिलीफ जो है वो बजट पेश किया जाएगा, क्या IMF की शराइत के बगैर भी जो है वो हुकूमत कोई आवाम दोस्त प्लान कर सकती है, कोई ऐसा रिलीफ हुकूमत जो है वो आवाम को दे सकती है आने वाले बजट में कि जिससे महंगाई में जो अगर इजाफा होता भी है तो उससे आवाम पर इतना बोझ ना पड़ सके। कुछ इशारे भी हमारे सामने अब हमारे मेहमानों ने भी रखे, कुछ इससे पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें भी मुख्तलिफ इशारे आए और वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि अब तरक्की की जानिब हमारा मुल्क गामजन है और मईशत में गिरावट का अमल रुक चुका है। असद उमर ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है इस हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, शायद इसीलिए आप आजकल जो है वो महंगाई का तस्करा नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हम भी इस चीज़ के आदी हो गए हैं। मई में अफराते ज़र 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर रहा। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह अब पाकिस्तान में है और ये मज़ीद अब बढ़ने भी जा रही है। मज़ीद महंगाई का जो है वो अब इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो सना, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, जब हम IMF के हवाले से बात करते हैं, जब हम आवाम के रिलीफ की बात करते हैं, जब हम मजदूर तबके को डिस्कस करना चाहते हैं, एक लेमैन जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है इस वक्त कि शायद रिलीफ आ जाए, शायद कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा जो है महंगाई में इजाफा हो रहा था, अब ये इजाफा थम जाए या इसमें कोई कमी आ जाए, उसको एक आम आदमी को हम किस तरह से सेटिस्फाई कर सकेंगे? बहुत ही अहम सवाल भी है, ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क का
कि जब भी आमराना अदवार आए, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स थे, जो लोग थे, रूह रवा थे, उन्होंने जब भी कभी टेक ओवर किया, मार्शल लॉ लगाया, तो उस वक्त की जो इकोनॉमी थी उसकी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रही। लोग अयूब खान साहब के दौर को बड़ा याद करते हैं, लोग मुशर्रफ साहब के दौर को बड़ा याद करते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली थी, बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, चाहे वो फेक रही या रियल रही, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग थे उनके लिए वो दौर जो था वो इकोनॉमिकली सबसे बेहतर था, उनके लिए घर के बजट बनाने बड़े आसान थे। ये हमारा वाकई बहुत बड़ा अलमिया है कि जब भी कभी जमहूरी हुकूमतें आती हैं उस वक्त उनकी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर मैं माजी के सिर्फ 2 अदवार की बात करूं तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 27 साल से प्लानिंग कर रही थी कि उन्होंने जब इख्तिदार में आना है तो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान कैसे बनाना है। अब सवाल यह है कि जो असद उमर साहब जो इकोनॉमी के मुफस्सिर थे, मुफक्किर थे और अपने आप को अरस्तू कहते थे, जिनका आपने अभी हवाला भी दिया, मैं ये पूछना चाहूंगी कि पिछले 20 साल में या जब तक उनकी एसोसिएशन पीटीआई के साथ रही, आखिर पीटीआई ने उनसे इकोनॉमी के हवाले से क्या चार्जशीट बनवाई? क्या उन्होंने उनके साथ ये चीजें वजह की कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टेक ओवर करेगी पीटीआई तो फिर क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे? वो कोई रिफॉर्म्स नहीं ला सके। उसके बाद उन्होंने 2 वज़ीर खजाना तब्दील किए, हफीज शेख साहब आए, उसके बाद शौकत तरीन साहब आए, क्या रिफॉर्म्स ला सकी पीटीआई? पीटीआई इटसेल्फ, चाहे पीटीआई की बात करूं चाहे मुस्लिम लीग नून की बात करूं, अगर मैं डार साहब की बात करूं तो क्या मैं उनको इकोनॉमिस्ट करार दूंगी? लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं और उनको किस टाइटल से बुलाते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कभी भी इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करती हैं, उनको सिर्फ इस चीज की ज्यादा फिक्र होती है कि हमने अगले इलेक्शन से पहले वोटर्स को क्या देना है, हमने फंड्स कैसे तकसीम करने हैं, हमने एमएनएज और एमपीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। हम आज तक टॉपिक से थोड़ा हट करें, लेकिन मैं इस पॉइंट का जरूर इजाफा करना चाहूंगी कि हम बल्दियाती सिस्टम को एस्टैब्लिश नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते। अगर हमें अवाम की और अवाम के वसाइल की इतनी फिक्र होती तो जो ग्रास रूट लेवल का सिस्टम है, बल्दियाती सिस्टम, हम उसको इफेक्टिव करते। हमने उस रखा और हमने कभी भी उन एमएनएज और एमपीएस को सुपरसीड नहीं करने दिया और बल्दियाती नुमाइंदों से, क्योंकि फंड्स अगर उन तक चले जाएंगे तो फिर एमएनएज और एमपीएस क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल ये कि जो जमहूरी पार्टीज हैं जो दावे करती हैं कि अवाम के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, उनको पहले ये तय करना चाहिए कि आया वो अवाम के मसाइल के लिए इख्तिदार में आती हैं या फिर वो अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए आती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाहूंगी। इख्तियार बेग साहब, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत के पास आईएमएफ के बगैर अवाम दोस्त बजट पेश करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद है? नहीं, देखिए आईएमएफ को तो ऑन बोर्ड लिया हुआ है, तो आईएमएफ की तो एक मोटी वाली शर्त है। वो शर्त यह है कि अगर आपकी इनकम आप बढ़ाते हैं तो आप मराद दे सकते हैं, और कहां से बढ़ाएंगे ये बताना होगा। अगर आप इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो अब मराद आप नहीं देंगे, हम आपको इजाजत नहीं देते। बड़ा सिंपल सा उनका एक फार्मूला है। अब जैसे इन्होंने कहा कि हमें पेंशन को देना है और तनख्वाहों को देना है, तो उन्होंने कहा जी पैसे कहां से आएंगे? फिर इन्होंने आपस में वर्क करके कहा जी हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में 10 रुपए फी लीटर बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमें 800 अरब मिलेंगे, इसमें 780 अरब देना होगा, तो हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल स्पेस नहीं है इनके पास। लेकिन बदकिस्मती इनकी यह है कि इनका इलेक्शन साल भी है, इन्हें लोगों की हमदर्दियां भी चाहिए, लोगों से उनको कुछ ऐसी मराद दें जिससे लोग इनकी तरफ राग़ब हों, लेकिन बजट में स्पेस नहीं है। तो ये एक बड़ा आजमाइश है, इस हुकूमत के लिए भी आजमाइश है, पॉलिसी मेकर्स, बजट मेकर्स के लिए भी। लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिसता है इसमें वो एक आम आदमी पिसता है। इसमें वही आदमी पिसता है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, जो टैक्स तनख्वाहें दे रहा है, सोर्स उसकी कट जाती है आपकी हमारी तनख्वाहों की तरह। लिहाजा अभी टैक्स बढ़ाएंगे तो उस बोझ पड़ेगा। यहाँ नया टैक्स नेट बढ़ तो रहा नहीं है, ये 7.5% अब जीडीपी पे आ गए हैं, पहले 9.5% था टैक्स नेट। अभी इन्होंने कहा कि जी 7 लाख नए टैक्स पेयर बनाने थे, इन्होंने 9 लाख बना लिए। अब ये देखना है कि 9 लाख टैक्स कितना देते हैं, रिटर्न कितना फाइल करते हैं। उनको आपने एनटीएन नंबर देने के ये माने नहीं है कि वो अपने रिटर्न भी जाहिर करें और फिर टैक्स भी जमा कराएं, जब जाके एक चेन कंप्लीट होती है।
वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, आपकी इंतजामी सलाहियतें हैं कि आप अगर नेट टैक्स पेयर को ला रहे हैं तो वो उनसे इंश्योर करें आप कि वो रिटर्न इनकम टैक्स फाइल करें और जो टैक्स उनका बनता है वो वक्त पे उसको दें। लेकिन ये नहीं हो रहा कि हमारे पास एनटीएन वाले यानी जो टैक्स रजिस्टर्ड होते हैं आदमी तो हैं, लेकिन उनके नील रिटर्न आ रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको लगता है क्या टैक्स चोरी रोकने का कोई प्लान मौजूद होगा हुकूमत के पास? देखिए, हुकूमत की 50% जो हमारी ग्रे इकोनॉमी है, जिसको ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, ये वो इकोनॉमी है जो कहीं पे डिक्लेयर नहीं है। ये दौलत ये आपको जो नजर आते हैं रेस्टोरेंट में लेने लगी हुई हैं और 15-15 हजार एक फैमिली का खाना खा के बिल देके जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास वो पैसा है जो अनडिक्लेयर्ड है, जिसपे ना ये टैक्स देते हैं और मराद पूरी हुकूमत से ये ले लेते हैं। लिहाजा हमें इन लोगों को टैक्स नेट में लाना है। आखिरी बात मेरी सुन लें, सिर्फ हमने 2 कैटेगरी बना ली हुकूमत ने, एक फाइलर एक नॉन फाइलर। मैं हंस के परेशान हो गया हूँ। नॉन फाइलर तो कोई होता ही नहीं है। कैटेगरी एक होती है टैक्स अदा करने वाला, और जो टैक्स नहीं देगा वो आपने उस पर एक्शन लेना, वो मुजरिम है, वो टैक्स ना दे नगान है। आपने ये कैसे कैटेगरी नॉन फाइलर बनाई और कहा कि नॉन फाइलर अगर गाड़ी लेगा तो इतने % उसको विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, अगर पेट्रोल लेगा। ये सब चीजें एक नॉन फाइलर कैटेगरी कैसे बना सकते हैं आप? नॉन फाइलर आपका पॉइंट भी आ गया। मैं मिर्जा साहब से भी जो है वो जानना चाहूंगी। नुसरत मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले बजट में मजदूर तबके के लिए कोई ऐसा रिलीफ हो कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके? देखिए, आपने जो सवाल किए हैं और जो जवाबात हमने दिए हैं उस बजट के दायराकार में दिए हैं जो इसाक डार साहब ने दिए, जिसको मजीद निज़ामी साहब नवाब के चीफ एडिटर डिग्निफाइड क्लर्क कहा करते थे, और जो दूसरे जो असद उमर साहब हैं वो तो एक कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं, वो उससे ज़्यादा उनका लेवल नहीं था। फिर वो जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं दूसरे तरीन साहब, वो भी एक बैंक के चीफ प्रेसिडेंट थे, वो भी इकोनॉमिस्ट नहीं थे। 2 बातें जो बात हसना मिर्ज़ा साहबा ने कही वो दुरुस्त हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, टैक्स जहाँ तक इसमें 2 अहम बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने इस पूरे टैक्स के अंदर आम आदमी का जिक्र ही नहीं किया, ज़्यादा जिक्र किया है जो कि तनख्वाहदार तबके का। तनख्वाहदार तबके का जब जिक्र किया है तो मीनिंग देर बाई वो गवर्नमेंट के तनख्वाहदार तनख्वाह हैं। तो आप बताइए कितने % है आवाम के? एक तो ये सवाल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% पे आएगा या 1% पे आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो है भी नहीं, 0.5% है। आम आदमी का कहीं जिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं साहब किसान को दे रहे हैं, मजदूर को दे रहे हैं, ये कहीं पर भी उसका जिक्र इस तरह से नहीं है जिस तरह से कि जो अभी तक जो बड़े फिगर आए हैं उसका कहीं जिक्र हो। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे भाई मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने कहा, मुझे ये बताइए कि जब एक आदमी जो पेट्रोल खरीदता है मोटरसाइकिल वाला, तो वो टैक्स नहीं देता। जब वो एक छोटी सी एक चीज खरीदने जाता, दवा खरीदने जाता, वो टैक्स नहीं देता। वो हर चीज पे टैक्स दे रहा है। हम टैक्स दे रहे हैं, माचिस डिब्बी पर टैक्स दे रहा है, वो दे रहा है। तो टैक्स तो ये बात ही गलत है कि वो टैक्स पेयर नहीं है। वो टैक्स पेयर अगर वो जब आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है मार्केट में, अगर वो आदमी जो मार्केट में बेच रहा है वो टैक्स अदा नहीं कर रहा है तो वो जिम्मेदार है। आम आदमी तो टैक्स दे रहा है, सारे आदमी टैक्स फाइलर हैं। मैं इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है, इनके पास बेसिकली जो ये निज़ाम जो है जो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम गलत चढ़ गया है। इसकी मुद्दत जो मियाद थी, जो कि गोरों का दिया हुआ प्रोग्राम था, जो हमारा प्रोग्राम नहीं है, जो आवाम का प्रोग्राम नहीं है, आवाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अशराफिया का बजट होता है और ये हमारा बजट नहीं होता है। तो अब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे बजट के अंदर गरीब आवाम के लिए आपके सवाल का जवाब ये है कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और मसला ये है कि जब आपके मुल्क में अदम इस्तेकाम होता है या बेचैनी होती है, इसराब होता है, तो सबसे पहले जो फ़्लाइट होती है वो पैसे की फ़्लाइट होती है। वो आपका जो डॉलर होता है या आपका डॉलर से अटैचमेंट है, ये बताते खुद ख़राब है। इसमें जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि जो आपका रशिया के साथ में जो आपका मुआहदा हुआ है उसमें ये है कि भाई आप रुपए में दे दें, रूबल में दे दें, वो एक डॉलर से आपको थोड़ा रिलीफ मिला है। दूसरी तरफ आपका जो दूसरे ईरान के साथ में और जो पाकिस्तान और चीन के साथ में उन्होंने जो ताल्लुकदारी कराई है चीन ने,
वो भी एक अच्छे रिजल्ट ला के दे सकता है कि बशर्ते कि अगर हम ईरान से तेल लेना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे दरवाजे पे बैठा हुआ है। तो बात ये है कहने की आपका पॉइंट आ गया है, हमारे पास वक्त मुख्तसर है, हमें क्लोजिंग की जाने पे बढ़ना है। देखते हैं व्यूअर्स का इस हवाले से क्या कहना है। जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, क्या हुकूमत के पास IMF के बगैर अवाम दोस्त बजट पेश करने का कोई ऑप्शन मौजूद है या नहीं, तो 10% को लगता है कि जी हाँ कोई ऑप्शन मौजूद है, जबकि 90% इसकी नफी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह के बाद।